देश के सभी सम्मानित किसानों, आज के इस व्याख्यान में मैं खेती और किसानों के बारे में जो स्थिति है भारत की, उसके बारे में कुछ कहूंगा। भारत की खेती, भारत के किसान आज किस स्थिति में है? आज से 200 साल पहले भारत के किसान, भारत की खेती किस हालत में थी? उन दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण आज के इस व्याख्यान में मैं करने की कोशिश करूंगा। और यह तुलनात्मक विश्लेषण इस दृष्टि से होगा कि अगर 200 साल पहले खेती और किसानी की स्थिति बहुत अच्छी थी, तो आज उसकी समस्या क्या हो गई और उसको फिर सुधारने के लिए कौन सा रास्ता हो सकता है, वो रास्ता हम सारे देश के लोगों को ढूंढना होगा। उस दृष्टि से आज के इस व्याख्यान में खेती और किसानों के विषय को मैंने शामिल करने की कोशिश की है। आप सब जानते हैं कि भारत में खेती और कृषि कर्म बहुत ही उच्च दर्जे का व्यवसाय माना गया है और भारतीय समाज में कृषि कर्म और किसानों के लिए खेती करना यह बहुत केंद्र बिंदु रहा है। ऐसा कहा जाए कि भारतीय समाज कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर टिका हुआ है, तो यह ठीक ही है। और जो समाज कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पर टिका होता है, उस समाज की अपनी कुछ खास तरह की प्राथमिकताएं होती हैं, खास तरह की जरूरतें होती हैं। भारत का समाज पिछले हजारों साल से कृषि कर्म को पूरे केंद्र में मानकर चलता रहा है, तो इसलिए भारत का समाज कुछ विशिष्ट तरह का समाज है। और हमारे यहां कृषि की जो प्रधानता रही है, उसके पीछे एक तथ्य यह भी है कि भारतीय मौसम और जलवायु कृषि के काफी अनुकूल है, खेती के बहुत अनुकूल है। यहां जो मौसम है बहुत सातत्य वाला है। जैसे उदाहरण के लिए, आज सूरज निकला है तो कल भी निकलेगा, परसों भी निकलेगा, 3 महीने बाद भी निकलेगा, 3 साल बाद भी निकलेगा, 30 साल बाद भी निकलेगा, 300 साल बाद भी निकलेगा, 3000 साल भी हो जाएंगे तो भी निकलेगा। माने सूरज के निकलने में कहीं कोई कमी नहीं आने वाली भारतीय जलवायु में। लेकिन यूरोप में यह बात सच नहीं है। यूरोप में आज सूरज निकला है, कल नहीं भी निकलेगा। यूरोप में कल सूरज निकला है, हो सकता है 9 महीने तक लगातार सूरज नहीं निकलेगा, क्योंकि यूरोप के देशों में सामान्य रूप से साल में सिर्फ 3 महीने ही धूप निकलती, बाकी 9 महीने तो वहां धूप निकलती ही नहीं है, सूर्य के दर्शन ही नहीं होते। तो जितना सातत्य भारत की जलवायु में है, भारत के मौसम में है, उतना सातत्य यूरोप में नहीं है। उसी के साथ साथ भारत की जो भूमि है, भारत की जो मिट्टी है खेत की, वो बहुत नरम है। यूरोप के खेतों की मिट्टी नरम नहीं है, बहुत कठोर है। तो जिन देशों के खेत की मिट्टी बहुत कठोर होती है, वहां कृषि प्रधान व्यवस्था संभव नहीं होती है। और आप जानते हैं कि खेती के लिए मिट्टी का नरम होना बहुत जरूरी है। इसलिए भारत में कृषि कर्म बहुत प्राधान्य रहा। भारत का कृषि कर्म केंद्र बिंदु रहा पूरे समाज का। तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि यहां की जलवायु बहुत अच्छी है, यहां की खेती की मिट्टी बहुत अच्छी है। दूसरा, यहां के लोगों को मौसम, जलवायु और मिट्टी से जुड़े हुए जितने कारक हैं, उनका बहुत अच्छा ज्ञान है। अगर यह कहा जाए कि भारत का किसान बहुत विद्वान आदमी है, तो इसमें कोई शक नहीं है। वो जानता है कि बारिश कब होने वाली है, किसान को मालूम होता है गर्मी कब पड़ने वाली है, किसान को यह भी मालूम होता है कि सर्दी का समय जो आने वाला है वो कब आने वाला है, और किसान उसके हिसाब से अपनी खेती की चर्या को बदल लेता है। बारिश में क्या करना है, गर्मी में क्या करना है, सर्दियों में क्या करना है, ये सब बातें सामान्य रूप से इस देश का हर किसान जानता है। और इसीलिए मैं उसको कहता हूं कि उसको अपने जीवन को चलाए रखने के लिए जो जरूरी कारक हैं, उनका बहुत अच्छा ज्ञान है। तो एक तो जीवन का ज्ञान है, दूसरा मौसम और जलवायु का ज्ञान है,
तीसरा, मिट्टी बहुत अच्छी है। चौथा, यहां की जो जलवायु है समशीतोष्ण है, ना तो बहुत गर्मी है, ना तो बहुत सर्दी है, ना तो बहुत बारिश है। यूरोप के देशों में कभी कभी तो बहुत सर्दी पड़ती है, -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है। भारत में इस तरह से कभी टेम्परेचर बहुत नीचे भी नहीं जाता और कभी बहुत ऊपर भी नहीं जाता। तो भारत की जलवायु समशीतोष्ण है, जो खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और पानी की व्यवस्था इस देश में बहुत प्रचुरता में है। हजारों साल से इस देश में पानी की मात्रा काफी रही है। बारिश का होने वाला पानी, बारिश से मिलने वाला पानी, जमीन के अंदर मिलने वाला पानी और जमीन के ऊपर तालाबों के माध्यम से मिलने वाला पानी, इस सभी की प्रचुरता भारतीय समाज में काफी लंबे समय से रही है। इसलिए भारत की खेती बहुत उन्नत रही है और भारत का किसान भी बहुत उन्नत रहा है। तो भारत की खेती और भारत के किसान के उन्नत होने के पीछे जो सबसे प्रमुख कारणों में से एक कारण है, एक तो जलवायु की सातत्य, मौसम का सातत्य, मौसम का लगातार निरंतर रूप से प्रवाहित होना, पानी की उपलब्धता बहुत अच्छी मात्रा में होना और खेती की जमीन बहुत अच्छी नरम होना। ये तीन बड़े कारक हैं जिसके लिए भारतीय खेती और भारतीय कृषि कर्म बहुत उन्नत रहा है। और इतने उन्नत कृषि कर्म के बारे में अगर कभी अंदाजा लगाना हो कि किस तरह की खेती हमारे यहां होती रही है 200 साल पहले, 300 साल पहले, तो मेरे पास कुछ जो दस्तावेज हैं, हमारे यहां एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं प्रोफेसर धर्मपाल, उनकी मदद से हम लोगों ने कुछ दस्तावेज इकट्ठे किए हैं लंदन के इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में से, हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी में से। वो दस्तावेज ये बताते हैं कि करीब आज से 300 साल पहले भारत की खेती यूरोप के किसी भी देश की खेती से बहुत अच्छी मानी जाती थी। उदाहरण ले लें ब्रिटेन का, इंग्लैंड का। आज से 300 साल पहले इंग्लैंड के 1 एकड़ खेत में जितना अनाज पैदा होता था, आज से 300 साल पहले भारत के 1 एकड़ खेत में उसका 3 गुना ज्यादा अनाज पैदा होता था। उदाहरण से अगर समझना चाहें तो ऐसे समझें कि भारत के 1 एकड़ खेत में अगर 300 साल पहले 50 क्विंटल अनाज पैदा होता था, तो इंग्लैंड के 1 एकड़ खेत में मुश्किल से 15-16 क्विंटल अनाज पैदा होता था। तो ब्रिटेन से 3 गुना ज्यादा उत्पादन भारत के खेतों का रहा है आज से 300 साल पहले। और भारत की उन्नत जिस तरह से खेती रही है, ठीक उसी तरह की उन्नत खेती चीन की भी रही है। चीन की खेती का उत्पादन भी लगभग इसी तरह का रहा है जो भारत की खेती में रहा है। दुनिया में 2 ही ऐसे देश माने जाते हैं जिनकी खेती पिछले हजारों साल से बहुत उन्नत रही है, जिनके किसान पिछले हजारों साल से बहुत उन्नत रहे। चीन और भारत की खेती के उन्नत होने का एक दस्तावेज है और एक प्रमाण है जो यह बताता है कि लगभग 1750 के करीब भारत और चीन का, दोनों देशों का मिलाकर कुल उत्पादन सारी दुनिया के कुल उत्पादन का 70% होता था। माने पूरी दुनिया में जितना अनाज पैदा हो रहा है, पूरी दुनिया में जितना अनाज के साथ साथ दूसरे सामान पैदा हो रहे हैं, उद्योगों की मदद से जो सामान पैदा हो रहे हैं, खेती की मदद से जो सामान पैदा हो रहे हैं, उनका कुल उत्पादन पूरी दुनिया में जितना था, उस कुल उत्पादन का 70% उत्पादन सिर्फ भारत और चीन का होता था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया के सकल उत्पादन का 70% उत्पादन आज से करीब 250-300 साल पहले भारत और चीन का होता था। तो इन दोनों की खेती और खेती से जुड़े हुए उद्योगों की स्थिति कितनी उन्नत रही होगी। सन 1820 तक जब अंग्रेजों का शासन भारत में शुरू हो गया, 1760 से अंग्रेजों का शासन भारत में शुरू माना जाता है, तो 1760 के बाद लगातार अंग्रेजों ने भारत की खेती पर ऐसे कानून लगाए, ऐसे अंकुश लगाए कि लगातार भारत की खेती बर्बाद होती चली गई। तो भी 1760 के बाद सन 1820 के साल तक अंग्रेजों ने भारत की खेती को काफी नुकसान की स्थिति में पहुंचा दिया अपने कानूनों की मदद से। तो भी भारत की खेती पूरी दुनिया में, भारत और चीन की खेती का कुल उत्पादन और खेती से जुड़े हुए उद्योगों का उत्पादन
पूरी दुनिया में लगभग 60% के आसपास रहा है। तो इस बात से अंदाजा लगता है कि कितनी उन्नत खेती और खेती से जुड़े हुए उद्योग रहे होंगे इस देश में। इसके अलावा खेती और किसानों से जुड़े हुए लोगों की समृद्धि बहुत रही है इस देश में। इस देश में आज से 200-300 साल पहले तक सबसे ज्यादा समृद्धशाली वर्ग इस देश का किसान ही माना जाता रहा। आज से 200-300 साल पहले तक की स्थिति यह है कि समाज का सबसे ज्यादा पैसे वाला वर्ग किसान ही माना जाता रहा है और समाज में सबसे अच्छा कर्म खेती का माना जाता रहा है। एक कहावत इस देश में कही जाती है, उत्तम खेती मध्यम बान, करे चाकरी कुकर निदान। उत्तम खेती माने खेती सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय है, मध्यम बान माने बिजनेस है, जो व्यापार है वो दूसरे नंबर पर है, और करे चाकरी कुकर निदान माने नौकरी करना तो कुत्ते की जीवन बिताने जैसा माना जाता है भारतीय समाज में। तो खेती सबसे उन्नत व्यवसाय रहा, दूसरे नंबर पर व्यापार रहा है और तीसरे नंबर पर नौकरी चाकरी मानी जाती है। यह स्थिति इस देश में आज से 200, 250, 300 साल पहले तक की है, जब अंग्रेज भारत में आए हैं और सरकार बनाकर उन्होंने भारत में राज्य करना शुरू किया है। तब तक इस देश में खेती की उन्नति और खेती की स्थिति बहुत अच्छी है। भारत के किसानों की और खेती की स्थिति अच्छे होने के कुछ प्रमाण हैं दस्तावेजों में, जो ये बताते हैं कि जैसे हमारे देश में करीब करीब 1750 के आसपास मैसूर नाम के राज्य में 1 लाख से ज्यादा तालाब हुआ करते थे। हिंदुस्तान में आजादी के पहले करीब 7.5 लाख गांव होते थे और औसत इस बात का निकलता है दस्तावेजों के आंकड़ों के अनुसार कि इस देश का कोई भी गांव ऐसा नहीं जिसमें तालाब ना होता हो। और आंकड़े तो यह बताते हैं कि बहुत सारे गांव इस देश में ऐसे रहे हैं जहां 1 से ज्यादा तालाब एक ही गांव में रहे हैं। तो 7.5 लाख गांव का देश था भारत आजादी के पहले, और करीब करीब हर गांव में एक तालाब की व्यवस्था थी। तो लगभग 7.5 लाख तालाब पूरे देश में रहे होंगे, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ गांवों में 1 से ज्यादा तालाब होने की व्यवस्था है। तो तालाब बहुत बड़ी संख्या में रहे हैं, कुएं बहुत बड़ी संख्या में रहे हैं, बावड़ियां बहुत बड़ी संख्या में रही हैं। बारिश के होने वाली एक एक बूंद को हिंदुस्तान में पूंजी की तरह से बचाने की परंपरा रही है। जिस राजस्थान को आज हम जानते हैं, और हम राजस्थान के बारे में ऐसा मानते हैं कि बहुत मरुभूमि है राजस्थान की, जहां पानी की बहुत कमी है, जहां पानी की बहुत किल्लत है, उस राजस्थान में ऐसी परंपरा पिछले हजारों साल से है कि बारिश की गिरने वाली एक एक बूंद को संचित रखने की सबसे बड़ी परंपरा अगर इस देश में कहीं है तो राजस्थान में। आप राजस्थान में जाइए, जैसलमेर के इलाके में, जहां पर यह माना जाता है कि सबसे ज्यादा सूखा पड़ता है, उस जैसलमेर के इलाके में आजू बाजू के गांव में घूमिए, हर गांव में आपको तालाब मिल जाएगा। और जैसलमेर गांव, जैसलमेर शहर के नजदीक सबसे बड़ा तालाब मौजूद है, जो करीब 400-500 साल पुराना, और आज भी उसमें भयंकर पानी। राजस्थान में जितनी आज मरुभूमि दिखाई देती है, कभी वहां लहलहाते तालाब हुआ करते थे, बड़े तालाब हुआ करते थे। ये तो अंग्रेजों के कुछ कानून थे और अंग्रेजों की कुछ व्यवस्थाएं थी जिन्होंने भारत के तालाबों को सुखा दिया और भारत के तालाबों को बर्बाद कर दिया। तालाबों की बड़ी गहरी परंपरा रही है इस देश में, और कृषि का उत्पादन उसी के आधार पर है कि पानी जितनी प्रचुर मात्रा में है उतना ही उत्पादन अधिक होता रहा है इस देश में। इसलिए खेती का उत्पादन इस देश में बहुत रहा है। और खेती के उत्पादन में एक महत्वपूर्ण कारक और है कि भारत में खेती के साथ साथ पशुधन भी बहुत बड़ी मात्रा में रहा। पशुओं की संख्या भी इस देश में बहुत बड़ी मात्रा में रही। कृषि कर्म है और कृषि कर्म को टिकाए रखने के लिए पशुओं की संख्या इस देश में बड़ी जबरदस्त मात्रा में रही है। करोड़ों करोड़ों की संख्या में गाय पालने की परंपरा, करोड़ों करोड़ों की संख्या में बकरियां पालने की परंपरा, करोड़ों करोड़ों की संख्या में जानवरों को पालने की परंपरा इस देश के लोगों में बहुत गहरे से बैठी हुई है। तो कृषि है, कृषि के लिए केंद्र जो बन सकती है वो गाय इस देश में रही है, बैल रहे हैं इस देश में, उनका गोबर है, गोबर से होने वाली खाद है, गाय का मूत्र है, उससे होने वाले जो कीटनाशक बन सकते हैं इस देश में, उनकी परंपरा रही है। तो भारतीय कृषि इस तरीके से बहुत उन्नति के रास्ते पर जाती रही है, क्योंकि पशुओं की संख्या बहुत, तालाबों की संख्या बहुत, जमीन की अच्छाई बहुत है, मिट्टी बहुत नरम है,
किसानों को जलवायु का बहुत अच्छा ज्ञान है, यहां पर बीजों की संख्या भी बहुत अच्छी रही है। हमारे देश में आज से 150-200 साल पहले तक चावल की, धान की 1 लाख से ज्यादा प्रजातियां होती थी। जो दस्तावेज उपलब्ध हैं वो बताते हैं कि भारत के समाज में किसानों के पास 1 लाख से ज्यादा चावलों की किस्में होती थी। इस देश में सैकड़ों किस्म के बाजरे के बीज थे, सैकड़ों किस्म के मक्के के बीज थे, सैकड़ों किस्म के ज्वारी के बीज थे, सैकड़ों किस्म की प्रजातियां इस देश में रही हैं अनाजों की। और यहां की संपन्नता बहुत ज्यादा रही है, बायोडायवर्सिटी यहां की बहुत ऊंची रही है, तो इसलिए कृषि कर्म भी ऊंचा रहा है इस देश का। तो इतनी अच्छी कृषि जो भारत में रही, आज करीब हमारे देश में 300 साल पहले के आंकड़े हैं जो बताते हैं कि ब्रिटेन से 3 गुना ज्यादा उत्पादन हमारे खेतों का है। आंकड़े ये बताते हैं कि भारत के किसान सबसे ज्यादा समृद्ध और संपन्न रहे हैं। आंकड़े ये बताते हैं कि कृषि कर्म इस देश का बहुत उन्नत रहा है, पशुओं के पालन का काम भी बहुत उन्नत रहा है। तो अचानक से क्या हो गया इस देश में जो आज इस देश का किसान सबसे गरीब दिखाई देता है? अचानक से क्या हो गया इस देश में कि आज इस देश की खेती ही सबसे ज्यादा बर्बादी के रास्ते पर जाती हुई दिखाई देती है? अचानक से क्या हो गया इस देश में जो आज इस देश के खेती और किसानों की बर्बादी की स्थिति हमको चारों तरफ दिखाई देती है? उसके पीछे एक गंभीर कारण है, और वो गंभीर कारण क्या है? गंभीर कारण है अंग्रेजों का भारत में आना और अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनी सरकार का चलाना। अंग्रेजों की सरकार जब भारत में चलना शुरू हुई है तो अंग्रेजों की सरकार ने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से भारतीय समाज को तोड़ने का काम किया है। मैंने कल के व्याख्यान में आपको बताया था कि अंग्रेजों की सरकार ने भारत को व्यवस्थित तरीके से तोड़ने का जो काम किया, उसके लिए जो उन्होंने नीतियां बनाई थी, उसमें सबसे पहली अंग्रेजों की सरकार की नीति यह थी कि भारतीय समाज को आर्थिक रूप से पूरी तरह से तोड़ दिया जाए। और जब भारतीय समाज आर्थिक रूप से बर्बाद हो जाएगा तो फिर भारतीय समाज को राजनीतिक रूप से तोड़ दिया जाए, और भारतीय समाज जब राजनीतिक रूप से टूट जाएगा तो फिर भारतीय समाज को सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से तोड़ दिया जाए। अब अंग्रेजों ने अपनी पहली नीति का पालन करते हुए भारतीय समाज को आर्थिक रूप से जो तोड़ा, उसमें कल के व्याख्यान में मैंने आपको विस्तार से बताया था कि उद्योगों को किस तरह से तोड़ा गया, व्यापार को किस तरह से तोड़ा गया, और आज के व्याख्यान में मैं बताऊंगा कि कृषि को किस तरह से तोड़ा गया, किसानों को कैसे बर्बाद किया गया। क्योंकि कृषि हमारे समाज का मुख्य केंद्र थी और कृषि हमारे देश के व्यवसाय का मुख्य आधार होती थी। तो अंग्रेजों ने भारतीय कृषि को बर्बाद करने के लिए 3-4 तरह के कानून बनाए इस देश में। सबसे पहला कानून जो अंग्रेजों ने भारत की कृषि को बर्बाद करने के लिए बनाया, वो किसानों के ऊपर लगान लगाने का कानून था। किसानों के ऊपर टैक्स लगाने का कानून था। 1760 के पहले इस देश में एक बड़े इलाके में किसानों के ऊपर कभी भी लगान नहीं लिया गया। अंग्रेजों के पहले इस देश में कुछ ही राज्यों को छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी भी राज्य में किसानों पर लगान नहीं लिया जाता था। जैसे मालाबार का एक बहुत बड़ा इलाका होता था जिसको आज हम दक्षिण भारत के रूप में जानते हैं। उस मालाबार के इलाके में 1760 के पहले कभी भी किसानों पर लगान नहीं लिया गया, किसानों पर कभी भी लगान नहीं लगाया गया। मैसूर राज्य के इलाके में 1760 के पहले किसानों पर कभी लगान नहीं लगाया गया। इसी तरह से भारत के और दूसरे इलाके भी थे जिन इलाकों में अंग्रेजों के आने के पहले तक कभी भी लगान की वसूली की बात ही नहीं हुई। लेकिन अंग्रेजों की सरकार ने क्या किया, भारत में जब उनका साम्राज्य स्थापित हुआ और उनकी सरकार चलना शुरू हुई, उसी समय से उन्होंने भारत के किसानों पर लगान लगाना शुरू किया। और आप कल्पना कर सकते हैं कितना लगान वसूलती थी अंग्रेजों की सरकार, कितना टैक्स वसूलती थी भारत के किसानों से। भारत के किसानों पर अंग्रेजों की सरकार ने किसानों के कुल उत्पादन का 50% तक टैक्स लगा दिया था। मैंने जैसे कल आपको बताया कि भारत के उद्योगों को बर्बाद करने के लिए अंग्रेजों ने भारत के उद्योगों पर 10-12 तरह के टैक्स लगाए थे। इसी तरह से भारत के किसानों को बर्बाद करने के लिए अंग्रेजों ने भारत के किसानों पर टैक्स लगाए थे। और जो सबसे पहला टैक्स भारत के किसानों पर लगाया गया, जिसको लगान के रूप में आप जानते हैं, वो 50% होता था। माने किसान जितना कुल उत्पादन करता था अपने खेत में, उसका 50% उत्पादन अंग्रेजों की सरकार छीन लेती थी। और जो किसान अंग्रेजों की सरकार को अपने उत्पादन का 50% हिस्सा नहीं देता था, उस किसान की हत्या करवा देना,
उस किसान का झोंपड़ा जला देना, उस किसान की संपत्ति को नीलाम करवा देना, उस किसान के गाय बैल को खोल कर ले जाना, उस किसान को कोड़े से मारना, उस किसान को गांव की जाति से बहिष्कृत करवा देना, यह सब अंग्रेजों की सरकार उनको दंड के स्वरूप में दिया करती थी। तो किसान को मजबूरी में अपने उत्पादन का 50% हिस्सा अंग्रेजों की सरकार को देना पड़ता था। और मैंने आपको बताया कि जो किसान नहीं देते थे उनको गोली मार दी जाती थी, जो किसान नहीं देते थे उनको कोड़े मारे जाते थे, जो किसान नहीं देते थे उनके घर जला दिए जाते थे, जो किसान इस तरह से लगान नहीं देते थे अंग्रेजों की सरकार को, उनको गांव से बहिष्कृत करवाया जाता था। इस तरह के अत्याचार अंग्रेजों की सरकार किसानों पर करती थी। तो एक तो अंग्रेजों की सरकार ने भारत के किसानों को जो बर्बाद किया, उसमें सबसे पहला कारण जो था, उन्होंने भारत के किसानों पर टैक्स लगा दिया, लगान वसूलना शुरू कर दिया और बड़ी भारी मात्रा में उन्होंने ये टैक्स लगा दिया। 1760 से लेकर लगातार 1890 तक 1900 तक इस तरह का लगान किसानों से वसूला जाता रहा। तो आप सोच सकते हैं, लगातार 100-150 वर्षों तक अगर किसानों से 50% उत्पादन छीन लिया जाए हर साल उनकी खेती का, तो किसान तो बर्बाद होते ही चले जाएंगे। दूसरा क्या काम किया अंग्रेजों की सरकार ने किसानों को बर्बाद करने के लिए? दूसरा काम अंग्रेजों की सरकार ने यह किया किसानों को बर्बाद करने के लिए कि किसानों की जो जमीनें होती थी, जो खेत होते थे, उनको बेचने का एक सिलसिला शुरू करवा दिया इस देश में। आप जानते हैं, अंग्रेजों के आने के पहले तक भारत में जमीन बेची नहीं जाती थी। खेत इस देश में कभी बेचने की वस्तु नहीं रहा। किसान की जमीन उसको अपनी मां की तरह से मानता है किसान। और किसान इस देश में यह कहते रहे हैं कि जिस तरह से मां का सौदा नहीं हो सकता, इसी तरह से जमीन कभी खरीदी बेची नहीं जाती। और भारत का किसान जो खेती करता रहा है, उस खेती को करने के पीछे उसके मन में जो धारणा रही है वो ये कि ये खेती तो ईश्वर की दी हुई है, ये जमीन तो ईश्वर की दी हुई है, ईश्वर की बनाई गई प्रकृति से ये जमीन मुझको मिली है, इसलिए इस जमीन को बेचने का अधिकार मुझको नहीं है। तो किसान कभी जमीन को बेचता नहीं था। इस देश में जमीन नहीं बेची जाती थी कभी भी। इस देश में दूध नहीं बेचा जाता था कभी भी। इस देश में दूध से उत्पन्न होने वाली तमाम दूसरी चीजें कभी नहीं बेची जाती थी। उसको पाप माना जाता था भारतीय समाज में, भारतीय सभ्यता में। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि कानून बनाया एक ऐसा जिससे जमीनों को खरीदा और बेचा जा सके। और अंग्रेजों ने पहली बार इस देश में जमीन को खरीदने और बेचने की परंपरा शुरू करवा दी। और बाद में जब जमीनें बिकने लगी तो अंग्रेजों की सरकार ने किसानों से जमीनें जबरदस्ती खरीदना शुरू कर दिया। हमारे देश में अंग्रेजों की सरकार ने भारत के किसानों की जमीन छीनने के लिए जो सबसे पहला कानून बनाया, उस कानून का नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट। उसको अगर हिंदी में कहा जाए तो जमीन हड़पने का कानून, जो आज भी चलता है इस देश में। यह कानून अंग्रेजों ने बनाया था करीब 150-200 साल पहले। यह जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था, वो अंग्रेजों की सरकार ने क्यों बनाया? ताकि भारत के किसानों से जमीनें छीन ली जाएं और भारत के किसानों को बर्बाद कर दिया जाए। अंग्रेजों की एक पद्धति थी काम करने की कि वो जिसको भी बर्बाद करते थे उसके लिए पहले कानून बनाते थे। जैसे मान लीजिए, अगर अंग्रेजों को आपकी जेब काटनी है तो वो जेब नहीं काटेंगे, पहले जेब काटने का कानून बनाएंगे। और उस कानून के बाद जब आपकी जेब कटना शुरू हो जाएगी तो अंग्रेज कहेंगे हम तो कानून का पालन कर रहे हैं, अब आपकी जेब कटती है तो कट जा। माने सीधे जेब नहीं काटेंगे, लेकिन जेब काटने का कानून बनाएंगे और फिर कहेंगे कि हम कानून का पालन कर रहे हैं, इसमें आपकी जेब कटती है तो कट जाए। तो उन्होंने किसानों को बर्बाद करने के लिए सीधे कुछ नहीं कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम किसानों को बर्बाद करेंगे, किसानों को बर्बाद करने के लिए कानून बना दिए और फिर उन कानूनों का पालन करवाना शुरू किया उन्होंने, और किसान उसमें बर्बाद होना शुरू हो गए। तो पहला कानून लगा दिया टैक्स के रूप में, लगान के रूप में, और दूसरा कानून लगाया अंग्रेजों ने भारत में किसानों की जमीन हड़पने के लिए, जिसका नाम रखा गया लैंड एक्विजिशन एक्ट। अंग्रेजों के बड़े बड़े बेईमान और भ्रष्ट अधिकारी इस देश में हुए। एक अंग्रेज ऑफिसर था जिसका नाम था डलहौजी। डलहौजी बहुत ही बेईमान और भ्रष्टाचारी ऑफिसर था उस जमाने का। डलहौजी क्या करता था, जिस गांव में जाता था उस गांव के किसानों की जमीनें छीनता था। गांव गांव के किसानों की जमीनें छीन छीन कर
उन जमीनों को लैंड एक्विजिशन एक्ट के नाम पर अंग्रेजों की संपत्ति फिर बाद में घोषित किया जाता था। डलहौजी ने किस तरह से इस देश के किसानों की जमीनें छीनी हैं और किस तरह से वो अंग्रेजी संपत्ति बनाई गई हैं वो जमीनें, उसका एक जीता जागता उदाहरण मैंने मेरे जीवन में देखा। मैं जिस प्रदेश का रहने वाला हूं, उत्तर प्रदेश, और ऐसा ही एक प्रदेश है जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश। तो मेरे उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर एक गांव है, उस गांव का नाम है डलहौजी। आज भी वो गांव है। एक बार मैं घूमते घूमते उस गांव में पहुंचा। उस गांव का जो प्रमुख है, सरपंच है, उसको मैंने पूछा कि आपने अपने गांव का नाम डलहौजी क्यों रखा है? ये तो हिंदुस्तानी नाम नहीं है, ये तो अंग्रेजी नाम है। आपको क्या बहुत शौक है अंग्रेजी नाम रखने का अपने गांव का? तो उस किसान ने कहा कि राजीव भाई, हमने ये नाम नहीं रखा अपने गांव का। एक अंग्रेज ऑफिसर कभी आया था जिसने हमारे गांव का नाम बदल के डलहौजी रख दिया। तो मैं समझ गया कि वो जो डलहौजी ऑफिसर हुआ करता था एक जमाने में, वो गया होगा उस गांव में, गांव के लोगों को मारा होगा, पीटा होगा, किसानों को गांव से भगा दिया होगा, गांव की जितनी जमीन आई होगी, जितनी संपत्ति आई होगी, सब कुछ उसने अपने कंट्रोल में ले ली होगी और गांव का नाम उसने घोषित कर दिया होगा डलहौजी। तो मैंने उस गांव के सरपंच से पूछा, प्रमुख से पूछा कि भाई डलहौजी तो मर गया, अंग्रेज भी चले गए हैं, अंग्रेजों की सरकार भी चली गई है, अब तो इस गांव का नाम बदल दो। तो सरपंच ने क्या कहा? उसने कहा राजीव भाई, हम तो बहुत बार सरकार को कह चुके हैं कि इस गांव का नाम बदल दिया जाए, हमारा जो पुराना गांव का नाम था वही रख दिया जाए, लेकिन सरकार सुनती ही नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं सुनती है सरकार? तो गांव के किसान ने देखिए क्या जवाब दिया मुझको, कितना इंटेलिजेंट आदमी था वो, कितना बुद्धिशाली। उसने कहा मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार में डलहौजी की आत्मा प्रवेश कर गई है, इसलिए ये गांव का नाम नहीं बदलती। वो अंग्रेजों के जमाने का गांव आज भी इस देश में चलता आ रहा। तो उस गांव के किसान ने मुझको पूरा किस्सा सुनाया कि किस तरह से उसके पुरखों से उसने वो किस्सा सुना है कि कभी डलहौजी नाम का ऑफिसर आया था, गांव के किसानों को मारा था, पीटा था, उनके झोपड़े जला दिए थे, सबको गांव से बाहर भगा दिया था, गांव के सारे खेत पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया था और वो अंग्रेजों की संपत्ति घोषित कर दिया गया था पूरा का पूरा गांव, और इसलिए उस गांव का नाम बदलकर उन्होंने डलहौजी रख दिया। इस तरह से भारत के किसानों को अंग्रेजों ने बर्बाद किया, जमीन हड़प कर और जमीन हड़पने का कानून बनाकर। एक तीसरा तरीका और अपनाया भारत के किसानों को अंग्रेजों ने बर्बाद करने का। अंग्रेजों ने भारत के समाज का सर्वे कराया था, सर्वेक्षण कराया था, और भारतीय समाज का सर्वेक्षण करा के अंग्रेजों की सरकार ने इस बात का अंदाजा लगवाया कि यहां की खेती मूलतः टिकी हुई किस आधार पर है। अगर भारत की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से चौपट करना है, बर्बाद करना है, तो भारत की खेती को बर्बाद करना ही पड़ेगा, भारत के उद्योगों को भी बर्बाद करना पड़ेगा। तो भारत की खेती को बर्बाद करने के लिए अंग्रेजों ने पहले सर्वे कराया कि भारत की खेती को कैसे बर्बाद किया जाए। तो अंग्रेजों ने जब सर्वेक्षण करा लिया तो उनको एक बार यह पता चला कि भारत का किसान जो खेती करता है उसका केंद्र बिंदु है गाय और उसका केंद्र बिंदु है बैल। गाय के बछड़े होते हैं, बछड़े बैल बनते हैं, बैलों से खेत जोता जाता है, फिर गाय दूध देती है, किसान दूध पीता है, उसमें से शक्ति आती है तो खेत में मेहनत करता है। गाय गोबर देती है, उस गोबर का खाद बनाता है, खाद को खेत में डालता है और खेत की शक्ति बढ़ाता है। गाय मूत्र देती है, मूत्र को किसान कीटनाशक को मारने के रूप में प्रयोग में लाता है। तो गाय जो है वो भारतीय कृषि व्यवस्था के केंद्र में है, ये अंग्रेजों की सरकार को पता चल गया। सर्वेक्षण करा के उन्होंने पता कर लिया कि गाय जो है भारत की अर्थव्यवस्था के केंद्र में है। तो अंग्रेजों ने एक कानून और बना दिया कि भारत में गाय का कत्ल करवाओ। तो 1760 में इस देश में अंग्रेजों के आदेश पर गाय का कत्ल होना शुरू हो गया। कुछ लोगों को ऐसा लगता है और वो लोग कहते भी हैं कि राजीव भाई, अंग्रेजों से पहले भी तो जो मुसलमान राजा थे वो भी तो गाय का कत्ल करवाते थे। मैं आपको जानकारी देना यह चाहता हूं कि एक दो अंग्रेजी राजाओं को छोड़कर, एक दो मुसलमान राजाओं को छोड़कर भारत में किसी भी राजा ने गाय का कत्ल नहीं करवाया। मुसलमानों ने, मुसलमानों के राजाओं के जमाने में तो भारत में ऐसा कानून रहा है कि जो गाय का कत्ल करे उसको फांसी की सजा दे दी जाए। ये अंग्रेज थे जिन्होंने गाय का कत्ल करवाने के लिए व्यवस्थित रूप से एक कानून बना दिया और 1760 से भारत में गाय का कत्ल करवाना अंग्रेजों ने शुरू किया।
गाय का कत्ल करवाते थे तो अंग्रेजों को दो फायदे होते थे। एक तो भारत के किसान का जो सबसे बड़ा पशुधन था गाय, वो खत्म होता था। गाय मरती थी तो दूध कम होता था, गाय मरती थी तो गोबर कम होता था, गोबर कम होता तो खाद कम होती थी, गाय मरती थी तो मूत्र नहीं मिलता था गाय का, तो किसानों के लिए जो कीटनाशक दवाएं बनती थी उसमें कमी आती थी, गाय का दूध नहीं मिलता था तो किसानों की शक्ति कम होती थी। तो लगातार गाय के कत्ल होते चले जाने के कारण भारतीय खेती का भी नाश होना शुरू हो गया और अंग्रेजों ने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से इस देश में कत्ल कारखाने खुलवा दिए। अंग्रेजों की सरकार ने लगभग पूरे देश में 300 से ज्यादा कत्ल कारखाने खुलवाए जिनमें गाय का कत्ल किया जाता था। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में गाय का कत्ल होता था। गाय का मांस यहां से भेज दिया जाता था, इंग्लैंड में जाता था और इंग्लैंड के सिपाही, अंग्रेजों की सरकार के जो सिपाही होते थे वो गाय का मांस खाते थे। आप जानते हैं यूरोप के देश की जो प्रजा है, ये जो गोरी प्रजा है, ये गाय का मांस सबसे ज्यादा खाती है। जितनी गोरी प्रजा है पूरी दुनिया में, इसको गाय का मांस सबसे अच्छा लगता। तो गाय कत्ल होती थी भारत में, उसका मांस इंग्लैंड जाता था, इंग्लैंड के लोग उसको खाते थे। गाय की कत्ल होती थी और गाय का कत्ल करके अंग्रेजों की फौज जो भारत में रहती थी उसको मांस बेचा जाता था, उसको मांस दिया जाता था। तो भारत के किसानों को बर्बाद करने के लिए जो तीसरा काम अंग्रेजों ने किया वो गाय के कत्ल करवाने का। बाद में अंग्रेजों को ऐसा लगा कि सिर्फ गाय के कत्ल करवाने से बात नहीं बनेगी, गाय जहां से पैदा होती है उस नंदी का कत्ल पहले करवाओ। तो अंग्रेजों ने फिर नंदी का कत्ल करवाना शुरू किया और बहुत ही व्यवस्थित पैमाने पर गाय और नंदी का कत्ल अंग्रेजों ने करवाया। हम लोगों ने जो दस्तावेज इकट्ठे किए हैं उनसे पता चलता है कि 1760 से लेकर 1947 के साल तक अंग्रेजों ने करीब 48 करोड़ से ज्यादा गाय और बैल के कत्ल करवाए। 48 करोड़ से ज्यादा 1760 से लेकर 1947 के साल तक। और ये जो 48 करोड़ गाय और नंदियों के कत्ल कर दिए, संख्या में 48 करोड़ गाय और नंदियों के कत्ल जब हो गए, मैं कभी कभी कल्पना करता हूं कि वो गाय नहीं काटी गई होती, वो नंदी नहीं काटे गए होते, तो आज हिंदुस्तान में गाय की संख्या हमारी आबादी से 3 गुनी ज्यादा होती। कम से कम इस देश में 150 करोड़ से ज्यादा गाय और बैल होते। लेकिन अंग्रेजों ने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से यह कत्ल करवा के हिंदुस्तान के किसानों का सत्यानाश किया। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के किसानों का सत्यानाश करने के लिए एक चौथा काम किया और वो चौथा काम उन्होंने क्या किया कि इस देश के किसानों की जो क्रय शक्ति थी उसको कम करवाओ। माने किसान जो खेती करता है, खेती के साथ साथ कुछ और भी उद्योग कर सकता है, पशुपालन का काम कर सकता है, दूसरे कई काम कर सकता है और उससे उसकी जो क्रय शक्ति बढ़ती है, उसकी समृद्धि बढ़ती है, उसकी संपत्ति बढ़ती है, उसको कम करवाओ। तो अंग्रेजों ने कृषि और पशुपालन दोनों को अलग अलग करवा दिया। पहले खेती के साथ पशुपालन बिल्कुल जुड़ा हुआ था, लेकिन अंग्रेजों ने फिर नीति ऐसी बनाई कि कृषि अलग हो गई और पशुपालन बिल्कुल एक अलग तरह की बात हो गई। और अंग्रेजों ने फिर भारतीय समाज में एक एक करके उन जातियों पर अत्याचार करने शुरू किए जो जातियां सबसे ज्यादा पशुपालन करती थीं। हमारे समाज में जिन जातियों को हम पिछड़ी जातियां कहते हैं, नीचे दर्जे की जातियां कहते हैं, वास्तव में ये भारत के समाज की रीढ़ की हड्डी रही। यही जातियां रही हैं जिनके पास सबसे ज्यादा हुनर रहा है, सबसे ज्यादा कौशल रहा है। यही जातियां रही हैं जिनके पास सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी रही है और यही जातियां रही हैं जिनके पास सबसे ज्यादा हुनर और कौशल इस बात का रहा है कि पशुओं की समृद्धि कैसे कराई जाए और पशुओं की संख्या कैसे बढ़ाई जाए। तो अंग्रेजों ने हमारे देश की ऐसी जातियों पर अत्याचार करने शुरू किए जो जातियां हमारे देश में पशुपालन के काम में लगी हुई थी और धीरे धीरे पशुओं की संख्या एक तरफ तो गाय का कत्ल करवा के कम कर दी, दूसरी तरफ हमारे देश में जो पशुपालन करने वाली जातियां थी उनको अंग्रेजों ने इतना बुरी तरह से प्रताड़ित किया, अत्याचार किए उन सबके ऊपर कानून बनाकर कि धीरे धीरे पशुपालन का काम वो लोग छोड़ते चले गए और विस्थापित होते चले गए। इस तरह से अंग्रेजों ने भारत के किसानों को व्यवस्थित रूप से बर्बाद करने का काम शुरू किया। और ये बर्बादी कितनी आई? 1760 से लेकर 1850 के साल तक या 1860 के साल तक हिंदुस्तान की खेती बुरी तरह से चौपट हो गई, किसान बुरी तरह से बर्बाद हो गए और मात्र 100 साल के अंदर में हिंदुस्तान के किसानों की गरीबी दिखाई देने लगी, दारिद्र्य इस देश में दिखाई देने लगा, कंगाली इस देश में दिखाई देने लगी।
और जिस तरह से किसानों की बर्बादी की अंग्रेजों ने, उसी बर्बादी के कारण फिर इस देश में भुखमरी आई और अकाल पड़ना शुरू हुए। हमारे देश में अंग्रेजों के जमाने में जितने अकाल पड़े हैं, उनमें से 1 या 2 अकाल को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सब अकाल अंग्रेजों की नीतियों के कारण पड़े, मौसम के कारण नहीं पड़े। हम लोगों को कई बार यह गलतफहमी हो जाती है कि बारिश नहीं हुई होगी, सूखा पड़ गया होगा, इसलिए अकाल पड़ा होगा। हम लोगों को कई बार यह गलतफहमी हो जाती है कि मौसम ने दुष्चक्र किया होगा, कुछ मौसम में परिवर्तन आया होगा भयंकर तरीके से, इसलिए भारत में अकाल पड़े होंगे। भारत में अकाल मौसम की मार से नहीं पड़े। भारत में जितने अकाल पड़े वो अंग्रेजों की बनाई गई नीतियों के कारण पड़े। अंग्रेजों की नीतियां कैसी थी मैंने बताया, खेती को बर्बाद करना, किसानों को बर्बाद करना, किसानों से लगान वसूलना, 50% किसानों का उत्पादन टैक्स के रूप में ले लेना, किसान जो पशुपालन कर रहे हैं उन पशुपालन करने वाले किसानों पर अत्याचार करना, किसान जो अपने गांव के तालाब की व्यवस्था खुद बना सकते हैं, अपने गांव के बावड़ी और कुओं की व्यवस्था बना सकते हैं, उन सब व्यवस्थाओं को किसानों के हाथ से छीन लेना और अंग्रेजों की सरकार के हाथ में चला जाना। जो जंगल किसानों की संपत्ति माने जाते थे, जो जंगल गांव की संपत्ति माने जाते थे, और जिन जंगलों से किसानों को अपनी खेती करने के लिए मदद में आने वाली तमाम तरह की चीजें मिलती थी, उन जंगलों का अंग्रेजों की सरकार ने सत्यानाश करवाया। एक और तरीका अंग्रेजों ने अपनाया इस देश के किसानों को और खेती को बर्बाद करने के लिए। 1865 के साल में अंग्रेजों ने एक कानून बनाया इस देश में। उस कानून का नाम था इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, और यह कानून लागू हुआ 1872 में, और आज भी यह कानून सारे देश में चलता है। अंग्रेजों की सरकार द्वारा बनाया गया 140 साल पुराना कानून इस देश में आज भी चलता है। और यह इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का कानून अंग्रेजों की सरकार ने क्यों बनाया था? इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का कानून अंग्रेजों की सरकार ने इसलिए बनाया था कि इस कानून के बनने के पहले जो जंगल होते थे वो गांव की संपत्ति माने जाते थे, और गांव की संपत्ति माने जाते थे जंगल, तो गांव के किसानों का सामूहिक हिस्सेदारी जंगलों पर होती थी। अंग्रेजों ने क्या किया, जो जंगल गांव समाज की संपत्ति होते थे, जो जंगल गांव के किसानों की संपत्ति होते थे, उन जंगलों को अंग्रेजी सरकार की संपत्ति घोषित करवा दिया कानून बनाकर, और उसी कानून का नाम है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। फिर अंग्रेजों ने उस कानून को कितनी सख्ती से लागू करवाया कि अंग्रेजों की सरकार के जो ठेकेदार होते थे वो जंगल कटवाते थे, जंगल से लकड़ियां लेके जाते थे, और भारत का कोई भी किसान अगर जंगल में जाकर लकड़ी काट लाए तो उसको सजा दी जाती थी। तो भारत का किसान, भारत का आदमी जंगल से लकड़ी काट नहीं सकता। अंग्रेजों ने कानून बना दिया, और अंग्रेजों की सरकार जो थी, उनके जो ठेकेदार होते थे वो जंगलों से लकड़ी कटवाते थे। तो जंगल के जंगल साफ करवाना शुरू किया अंग्रेजों की सरकार ने इस कानून के आधार पर, और जंगल खत्म होते गए तो फिर किसानों का क्या नुकसान हुआ आप जानते हैं। जब जंगल खत्म हो जाएंगे, पेड़ खत्म हो जाते हैं, तो पेड़ों के खत्म होते चले जाने के कारण जो मिट्टी का जमाव होता है पेड़ों के आसपास, वो मिट्टी का जमाव छूटने लगता है, और मिट्टी का जमाव जब छूटने लगता है तो वो मिट्टी बहने लगती है, और मिट्टी बहने लगती है तो नदियों में जाती है, नालों में जाती है, नहरों में चली जाती है, और मिट्टी बह बहकर जब नदियों में बढ़ती चली जाती है तो नदियों का स्तर ऊंचा होता चला जाता है, नदियों की गहराई कम होती चली जाती है। लगातार मिट्टी बह बहकर अगर पानी के साथ आएगी, पहले जंगल होते थे, पेड़ होते थे, तो पेड़ मिट्टी को बांध के रखता, तो बारिश के समय मिट्टी बह नहीं सकती जंगल से। लेकिन पेड़ काट लिए जाएंगे तो पेड़ों के आसपास जो जमा की हुई मिट्टी है वो बहना शुरू हो जाएगी, और वो मिट्टी पानी के साथ बहकर नदियों में जाएगी, और नदियों में जाएगी तो नदियों का जो स्तर है, नदियों की गहराई है, वो कम होती चली जाएगी, नदियों में मिट्टी बैठती चली जाएगी, तो पानी कम आएगा नदियों में, और पानी कम आएगा तो बाढ़ आएगी फिर, और बाढ़ आएगी तो किसानों की फसल चौपट होगी। अंग्रेजों ने इस तरह से कानून बना दिया इंडियन फॉरेस्ट एक्ट का, और फिर उसका सत्यानाश किसानों को झेलना पड़ा। एक तो जंगलों से मिलने वाली संपत्ति किसानों के लिए बंद हो गई, दूसरा जंगल जो किसानों की सुरक्षा व्यवस्था कर सकते थे वो जंगल फिर धीरे धीरे खत्म होते चले गए। तो अंग्रेजों ने कई तरीके से भारत के किसान और खेती को बर्बाद करने के काम किए, कई तरह के कानून बनाकर भारत की खेती और किसानों को बर्बाद करने के काम किए। एक काम और किया अंग्रेजों की सरकार ने कि किसान जो कुछ भी अनाज पैदा करता था अपने खेत में, उसका मूल्य अंग्रेजों की सरकार तय करती थी।
माने पैदा करता था किसान और मूल्य तय करती थी अंग्रेजों की सरकार। तो बड़ी मंडियां होती थी, बड़े हाट लगते थे, बड़ी पैंठ लगती थी, जिसमें किसान अपना अनाज बेचने के लिए इकट्ठे होते थे। तो अंग्रेजों का बड़ा ऑफिसर जाता था और उस मंडी में जाकर अनाज का दाम तय करके आता था। ये अनाज इस दाम पर बिकेगा, ये अनाज इस दाम पर बिकेगा, ये अनाज इस दाम पर बिकेगा। माने मेहनत किसान करता था और अनाज का दाम अंग्रेज तय करते थे। और जानबूझकर अंग्रेजों की सरकार किसानों की मेहनत से पैदा किए गए अनाज का दाम इस तरीके से तय करती थी कि किसानों को ज्यादा कुछ मिलने ना पाए, उनको लगातार नुकसान होता चला जाए, उनको लगातार घाटा होता चला जाए। किसान खुद जो था वो अपने द्वारा पैदा किए गए किसी भी अनाज की कीमत तय नहीं कर सकता। इस तरह का कानून अंग्रेजों ने बना रखा था इस देश में। बाद में अंग्रेजों ने क्या किया कि किसान अपने अनाज को एक गांव से लेकर दूसरे गांव में जाए बेचने के लिए, तो उस पर भी पाबंदी लगाती थी। एक गांव का किसान अपने अनाज को लेकर दूसरी जगह जाकर बेच नहीं सकता, एक जिले का किसान अपने अनाज को लेकर दूसरे जिले में जाकर बेच नहीं सकता। इस तरह की सख्त पाबंदी अंग्रेजों की सरकार ने लगा दी और इस तरह से किसानों को बिल्कुल घेर के रख दिया अंग्रेजों की सरकार ने, कानून बना बनाकर। और यह हर तरह का कानून बनता था और किसान जब उसका पालन नहीं करते थे तो उनके ऊपर अत्याचार होते थे, उनकी हत्याएं होती थी, उनको फांसी दी जाती थी, उनके कोड़े पीटे जाते थे। कई बार अंग्रेजों की सरकार किसानों को बर्बाद करने के लिए कुछ इस तरह के भी काम करती थी, जैसे जबरदस्ती किसानों से कुछ खास तरह की फसल पैदा करवाई जाती थी। आप जानते हैं बिहार के किसानों को अंग्रेज जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। जिस जमीन पर सबसे ज्यादा धान पैदा हो सकता है बिहार में और होता था, उस जमीन पर अंग्रेजों की सरकार जबरदस्ती नील की खेती करवाती थी। और किसान जब नील की खेती करने से मना करते थे तो उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था। अंग्रेजों की सरकार को क्या रस था नील की खेती करवाने में? अंग्रेजों को नील की जरूरत थी। यूरोप में नील बहुत बिकता था, अंग्रेजों के अपने बाजार में नील बहुत बिकता था। और दूसरा मुश्किल यह थी कि नील की खेती करने से खेती भी बहुत बर्बाद होती थी। तो अंग्रेजों को नील चाहिए यूरोप के बाजार में बेचने के लिए, और उस नील को पैदा करने के लिए भारत के किसान को मजबूर करते थे। गांधी जी ने जो सबसे पहला सत्याग्रह किया था अपने चंपारण के प्रवास में, वो सत्याग्रह इसी सवाल को लेकर था कि अंग्रेजों की सरकार जबरदस्ती किसानों से नील की खेती करवाती थी। और गांधी जी कहा करते थे कि यह सबसे बड़ी हिंसा है। किसानों की मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती उनसे किसी फसल का पैदा करवाया जाना, गांधी जी कहा करते थे हिंसा है। तो इसलिए चंपारण का सत्याग्रह करना पड़ा था महात्मा गांधी को। ऐसे ही अंग्रेजों की सरकार ने मालवा के इलाके में किसानों को मारकर पीटकर जबरदस्ती उनसे अफीम की खेती करवाना शुरू किया। यह जो आज हमारे देश में बहुत बदनाम है मालवा का क्षेत्र, और हम लोग अक्सर यह कहा करते हैं कि मालवा के किसान सबसे ज्यादा अफीम पैदा करते हैं, यह जो अफीम पैदा करवाने का किस्सा है, यह अंग्रेजों का शुरू करवाया हुआ किस्सा है। हमारे देश में अंग्रेजों के आने के पहले अफीम की खेती नहीं थी, और होगी तो कहीं छुटपुट थी, बड़े पैमाने पर नहीं थी। लेकिन अंग्रेजों की सरकार ने मालवा के किसानों को मार मारकर पीट पीट कर जबरदस्ती उनके ऊपर अत्याचार करके अफीम की खेती करवाई। क्यों करवाई? क्योंकि अफीम का व्यापार अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत जगह पर करती थी। तो क्या होता था, भारत के किसानों को मारकर पीटकर उनसे अफीम पैदा करवाई जाती थी मालवा के क्षेत्र में। वो अफीम ईस्ट इंडिया कंपनी खरीदती थी किसानों से। उस अफीम को लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी चीन में जाती थी बेचने के लिए। तो अफीम भारत में पैदा होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी उस अफीम को चीन में ले जाकर बेचती थी, और चीन में ले जाकर अफीम बेचते थे अंग्रेजों के ऑफिसर्स ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। तो मुनाफा भी कमाते थे और चीन के लोगों को नशे का शिकार भी बनाते थे। पूरे के पूरे चीन को बर्बाद किया था अंग्रेजों ने अफीम पिला पिलाकर, अफीम खिला खिलाकर। अफीम यहां से पैदा करवा के ले जाते थे और वहां पर चीन में बेची जाती थी। और चीन के लोगों को पहले मुफ्त में अफीम पिलाई अंग्रेजों ने, मुफ्त में अफीम खिलाई। फिर धीरे धीरे नशे के शिकार हो गए तो उनसे पैसा लेने शुरू किया और अफीम देना शुरू किया। और आप जानते हैं कि चीन में एक बहुत बड़ा अफीम युद्ध हुआ है अंग्रेजों के खिलाफ, जिसको ओपियम ट्रेड वॉर कहा जाता है चीन के इतिहास में। वो इसीलिए हुआ कि भारत में अफीम पैदा होती थी मालवा में, अंग्रेजों की सरकार वो अफीम पैदा कराती थी, चीन में ले जाकर वो अफीम बेची जाती थी, चीन के लोगों को उससे बर्बाद किया जाता था।
इस तरह के कानून भी अंग्रेजों की सरकार ने बनाए थे भारत को बर्बाद करने के लिए, भारत के किसानों को बर्बाद करने के लिए। और इस तरह की व्यवस्थाएं बनाकर अंग्रेजों ने भारत के किसानों को पूरी तरह से बांध दिया था। तो जो किसान सबसे ज्यादा उन्नत खेती करता था, जो किसान सबसे ज्यादा उन्नत खेती करने वाला माना जाता था, जिस देश की खेती सबसे ज्यादा उन्नत मानी जाती थी, वो किसान बर्बाद हुआ, वो खेती बर्बाद हुई और वो धीरे धीरे गरीबी में आ गया किसान, फिर दारिद्र्य में आया, फिर कंगाली में आया, फिर इस देश में भुखमरी हुई और अकाल पड़े। और जब अकाल पड़ते थे तो हिंदुस्तान के लाखों लाखों लोग भूख से मर जाते थे और अंग्रेजों की सरकार के लिए वो बहुत सुविधा की बात मानी जाती थी। अंग्रेजों की सरकार को लगता था कि जितने लोग इस देश में मरते जाएं भूख से, उतना ही अंग्रेजों की सरकार को लोगों को कंट्रोल करने में, लोगों को गुलाम बनाकर रखने में सुविधा होगी। तो अकाल जब पड़ते थे, महामारियां जब होती थी, भूख से लोग जब मरते थे, तो अंग्रेजों की सरकार उसके लिए कोई कदम नहीं उठाती थी। यह इस देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि एक देश जो 300 साल पहले तक सबसे ज्यादा अन्न पैदा करता रहा, अनाज पैदा करता रहा, उसी देश में अंग्रेजों के जमाने में 10-10 अकाल पड़े, बड़े बड़े अकाल पड़े, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग उन अकालों में मारे गए। बाद में अंग्रेजों की सरकार ने एक कानून और बनाया कि जब यहां अकाल पड़ना शुरू हो गया तो अनाज के उत्पादन में और ज्यादा कमी आ गई। तो अंग्रेजों की सरकार जो लगान वसूलती थी, वो लगान में भी कमी आने लगी, क्योंकि अनाज का उत्पादन कम हुआ तो लगान मिलना कम हो गया। तो अंग्रेजों की सरकार ने फिर और ज्यादा अत्याचार करना किसानों के ऊपर शुरू कर दिया। और एक बार तो अंग्रेजों की सरकार ने इस कदर अत्याचार किया भारत के किसानों पर, आपको याद होगा 1939 में दूसरा विश्व युद्ध जब शुरू हुआ और इस दूसरे विश्व युद्ध में जब अंग्रेजों की सरकार फंसी युद्ध करने के लिए, तो अंग्रेजों की सेना दूसरा विश्व युद्ध लड़ रही थी, लेकिन अंग्रेजों की सेना जो युद्ध लड़ रही थी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, उस अंग्रेजी सेना के लिए भोजन भारत से भेजा जाता था, अनाज भारत से भेजा जाता था, गोमांस भारत से भेजा जाता था। अंग्रेजों की फौज लड़ रही थी दूसरे विश्व युद्ध में और दूसरे विश्व युद्ध का कुल खर्चा भारत के किसानों को बर्दाश्त करना पड़ता था। तो दूसरे विश्व युद्ध के समय में अंग्रेजों की सरकार ने एक तो किसानों पर टैक्स और बढ़ा दिया था, लगान और ज्यादा लगा दिया था, भारत के उद्योगों पर टैक्स बढ़ा दिया था, भारत के उद्योगों पर ज्यादा से ज्यादा भारत के उद्योगों से रेवेन्यू कलेक्शन हो सके युद्ध के लिए, ऐसी व्यवस्थाएं बनाई थी। और दूसरी तरफ भारत का भोजन, भारत का अनाज, भारत के गाय का कत्ल करने के बाद मांस अंग्रेजों की फौज को मिल सके लगातार, उसकी भी व्यवस्था की थी। और आप जानते हैं कि जब भारत के अन्न, भारत का अनाज अंग्रेजों की फौज को जाने लगा, पहले से ही इस देश में अन्न उत्पादन में काफी कमी आ चुकी थी, फिर जो कुछ बचा हुआ अन्न था वो अंग्रेजों ने यहां से बाहर भेजना शुरू कर दिया, अपने देश में भेजना शुरू कर दिया, तो फिर अनाज की कमी और ज्यादा हो गई। तो अंग्रेजों ने एक कानून और बना दिया और वो कानून है राशन कार्ड का कानून, जो आज भी इस देश में चल रहा है। आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते कि ये राशन कार्ड क्यों चलाया गया है इस देश में। हम सबके घर में राशन कार्ड तो है, लेकिन वो राशन कार्ड क्यों चलाया था, अंग्रेजों ने क्यों शुरू किया था ये कानून, ये बहुत कम लोग जानते। 1939 के साल में अंग्रेजों ने राशन कार्ड का कानून बनवाया और भोजन और अनाज पर उन्होंने राशनिंग की व्यवस्था शुरू करवाई। और ये राशन कार्ड का कानून अंग्रेजों ने क्यों बनवाया? क्योंकि यहां का अनाज, यहां का भोजन इंग्लैंड चला जाता था, यहां के लोगों को भुखमरी की हालत का सामना करना पड़ता था। तो भारत के लोगों को भुखमरी की हालत का सामना करते हुए लोग जब मरते थे, तो अंग्रेजों की सरकार ने लोगों को थोड़ा तसल्ली दिलवाने के लिए कानून बना दिया कि राशन कार्ड आप ले लो अंग्रेजों की सरकार से, और जिस व्यक्ति के पास राशन कार्ड होगा उसको सस्ते दाम पर अनाज मिल सकेगा। तो जिन लोगों ने राशन कार्ड बनवाए अंग्रेजों की सरकार के ऑफिस में जाकर घूस देकर, रिश्वत देकर, भ्रष्टाचार करके, उन लोगों को ही सिर्फ अनाज मिलता था, बाकी लोगों को अनाज मिल नहीं पाता था। तो इस तरह के अत्याचारी कानून, इस तरह की व्यवस्थाएं अंग्रेजों ने शुरू की थी इस देश में। इन सब व्यवस्थाओं के कारण भारत का किसान बर्बाद हुआ और भारत की खेती बर्बाद होती चली गई। और तकलीफ हमारी यह है कि जिस तरह से अंग्रेजों की सरकार ने भारत की खेती को बर्बाद किया था, जिन नीतियों के कारण भारत के किसानों को बर्बाद किया गया था, जिन नीतियों और जिन कानूनों के चलते भारत के किसान की बर्बादी आई थी, भारत की खेती की बर्बाद हुई थी, वो सारी की सारी नीतियां, वो सारे के सारे कानून आज भी चल रहे हैं। उदाहरण के लिए जो लैंड एक्विजिशन का एक्ट अंग्रेजों ने बनाया, वो आप आजादी के 50 साल के बाद भी चलता। जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट अंग्रेजों ने बनाया, वो आज आजादी के 50 साल के बाद भी चलता है। जो कानून अंग्रेजों ने बनाया किसानों के दाम
किसानों के अन्न का दाम तय करने के लिए, किसानों के अनाज का दाम तय करने के लिए वो कानून इस देश में आज भी चलता। बस फर्क इतना है कि पहले गोरे अंग्रेज उस कानून को चलाते थे, अब काले अंग्रेज उस कानून को चला रहे। और आज भी इस देश में ठीक उसी तरह से किसानों की जमीनें छीनी जाती हैं जिस तरीके से अंग्रेजों के जमाने में छीनी जाती थी। अंग्रेजों के जमाने में जमीन कैसे छीनी जाती थी? एक कलेक्टर नाम का ऑफिसर अंग्रेजों ने बनाया सन 1860 में। एक कानून बनाया अंग्रेजों ने, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, और उस इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट के नाम पर कलेक्टर नाम की पोस्ट बनाई। और उस कलेक्टर को यह अधिकार दिया गया कि वो गांव-गांव के किसानों को मार पीट कर उनके ऊपर अत्याचार करके रेवेन्यू वसूले, लगान वसूले। और रेवेन्यू कलेक्ट करने का जो काम करता था ऑफिसर, उसको कलेक्टर कहते थे अंग्रेज। तो वो कानून बना दिया उन्होंने। और गांव-गांव में कलेक्टर क्या करता था कि जब किसान लगान नहीं दे पाता था तो उसकी जमीन कुर्क कर लेता, उसकी संपत्ति कुर्क कर लेता था, उसके लिए एक नोटिस देता था किसान को और उसकी संपत्ति जब्त कर ली जाती थी। तो जिस तरह से संपत्ति जब्त की जाती थी किसान की और उनकी जमीन छीन ली जाती थी, ठीक उसी तरह से आज भी इस देश में होता है। अब क्या होता है, कलेक्टर कभी नोटिस देता है, गांव के किसान की जमीन छीन ली जाती है, वो किसान को यह अधिकार भी नहीं होता है कि वो अपनी जमीन के बारे में कहीं कोई केस लड़ सके, जिरह कर सके, क्योंकि कानून ऐसा है अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ कि सरकार इमरजेंसी बताकर किसी भी गांव के किसी भी किसान की कोई भी जमीन छीन सकती। मान लीजिए सरकार को किसी जमीन पर कारखाना बनवाना और गांव का किसान वो जमीन देना नहीं चाहता, तो सरकार जबरदस्ती नोटिस इशू करवाएगी कलेक्टर के माध्यम से, गांव के किसान की वो जमीन छीन ली जाएगी। फिर गांव के किसान को मजबूरी में कुछ पौना पौना दाम देकर जमीन सरकार के नाम लिखवा ली जाएगी। जिस तरह का अत्याचारी कानून अंग्रेज चलाते थे वही आज भी चल रहा। और हिंदुस्तान के किसानों की हजारों एकड़ जमीन हर साल छीनी जाती। पहले हिंदुस्तान के किसानों की जमीन छीनी जाती थी अंग्रेजों के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनियों के लिए। अब इस देश के किसानों की जमीन छीनी जाती है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए, परदेशी कंपनियों के लिए, विदेशी कंपनियों के लिए। पिछले 7-8 वर्षों से हमारे देश में जो उदारीकरण की नीतियां चल रही हैं, जो जागतिकरण की नीतियां चल रही हैं, उन नीतियों के कारण हजारों एकड़ जमीन महाराष्ट्र के किसानों की छीनी गई, हजारों एकड़ जमीन उत्तर प्रदेश के किसानों की छीनी गई, हजारों एकड़ जमीन तमिलनाडु के किसानों की छीनी गई है, कर्नाटक के किसानों की छीनी गई है, हजारों एकड़ जमीन गुजरात के किसानों की छीनी गई है, आंध्र प्रदेश के किसानों की छीनी गई है, पंजाब के किसानों की छीनी गई है, हरियाणा के किसानों की छीनी गई है। हर साल हजारों एकड़ जमीन गांव के किसानों से छीन कर परदेशी कंपनियों को बेच दी जाती है और उस जमीन पर बड़े बड़े परदेशी कंपनियों के कारखाने लगते हैं। कल तक जिस जमीन में धान पैदा होता था, गेहूं पैदा होता था, अब उस जमीन पर कारखाना चलता है। सरकार क्या बोलती है? वो कहती है औद्योगिकीकरण हो रहा, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा, और लोग बोलते हैं कि यह बहुत फायदे का काम हो रहा है जो इंडस्ट्रीज बन रही हैं। आप जानते हैं दुनिया में और हमारे देश में कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जिसमें 100 रुपया लागत के रूप में अगर लगाया जाए तो 100 ही रुपए का उत्पादन हो जाए। हर फैक्ट्री में लागत ज्यादा होती है, उत्पादन कम होता है। और भारत सरकार के नीति बनाने वाले लोग किस तरह की बेवकूफी की नीतियां बनाते हैं कि वो इंडस्ट्री को महत्वपूर्ण मानते हैं और खेती को उससे कम मानते हैं। और मेरी मान्यता यह है कि खेती से बड़ी इंडस्ट्री पूरी दुनिया में कोई नहीं, खेती से बड़ा उद्योग पूरी दुनिया में कोई नहीं। आप पूछेंगे वो कैसे? किसान एक गेहूं का बीज डालता है और उस एक गेहूं के बीज के डालने के बाद कम से कम 50-60 गेहूं के दाने लगते हैं जब एक बाल खड़ी होती है। तो एक गेहूं का बीज डाला और उसमें से 50 गेहूं के बीज पैदा किए। बताइए ऐसा कारखाना आपने दुनिया में कहीं देखा? इतना जबरदस्त पूंजी का निर्माण जिस कारखाने में हो सके, ऐसा कारखाना कहीं आपने देखा? मैंने तो जितने कारखाने देखे हैं अपने जीवन में, वहां 100 रुपया डालते हैं तो 70 रुपए का उत्पादन मिलता है, 100 रुपया डालते हैं तो 80 रुपए का उत्पादन मिलता है, 100 रुपया डालते हैं तो 50 रुपए का उत्पादन मिलता है। माने जितनी लागत होती है उससे 50%, 60% ही उत्पादन मिलता है। लेकिन खेती एक ऐसा उद्योग है जिसमें आप 1 रुपए का सामान डालिए तो 100 रुपए का सामान पैदा होता। तो इतना बड़ा उद्योग है जिसका सत्यानाश अंग्रेजों ने किया था, अब वही सत्यानाश भारत की सरकार कर रही है। और आज भी इस देश में वैसी ही नीतियां चलाई जा रही हैं जो अंग्रेजों के जमाने में चलाई जाती थी। अंग्रेजों के जमाने में किसान अपने अनाज का दाम तय नहीं कर पाता था। आज आजादी के 50 साल के बाद भी किसान अपने अनाज का दाम तय नहीं कर पाता।
इस देश में सिर्फ किसान ही एक ऐसा वर्ग है जो अपने द्वारा खेत में पैदा किए गए किसी भी सामान का दाम खुद नहीं तय कर पाता। जितने कारखाने चलते हैं इस देश में, जितने उद्योग चलते हैं पूरे देश में, हर उद्योग और हर कारखाना चलाने वाला आदमी अपने द्वारा पैदा की गई हर वस्तु का दाम खुद तय करता है। लेकिन किसान ही एक ऐसा वर्ग है इस देश में, काश्तकार ही एक ऐसा वर्ग है इस देश में जो अपने द्वारा पैदा किए गए गेहूं का दाम तय नहीं कर पाता, अपने द्वारा पैदा किए गए बाजरे का दाम तय नहीं कर पाता, अपने द्वारा पैदा किए गए धान का दाम तय नहीं कर पाता, अपने द्वारा पैदा किए गए मक्के का दाम तय नहीं कर पाता। कुछ भी चीज जो पैदा करता है किसान, उसका दाम वो खुद नहीं तय कर पाता, सरकार तय करती है। जिस तरह से अंग्रेजों की सरकार करती थी वही काम आज भी होता। जिस तरह से अंग्रेजों की सरकार ने भारत के किसानों पर पाबंदी लगा रखी थी कि एक जिले का माल दूसरे जिले में किसान नहीं ले जाएगा, वैसी ही पाबंदी आज भी है कि एक प्रदेश का पैदा किया हुआ अनाज दूसरे प्रदेश में नहीं जाता। उस पर पाबंदी लगा रखी है सरकार ने। जिस तरह से अंग्रेजों की सरकार किसानों के ऊपर लगान वसूलती थी, टैक्स वसूलती थी, अब उस तरह की चर्चा इस देश में फिर शुरू हो गई है। आजादी के 50 साल के बाद खेती पे लगान तो कुछ कम कर दिए सरकार ने, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से, अप्रत्यक्ष तरीके से किसानों की जेब काटना शुरू कर दिया सरकार ने। और किसानों की जेब कैसे काटती है सरकार? अगर किसान कपास की खेती करता है और 1 क्विंटल कपास पैदा करने में उसका 2000 रुपया खर्च होता है, तो क्विंटल कपास जब बेचने जाएगा किसान, तो सरकार कहेगी 1800 रुपए दाम ले लो, 1900 रुपए दाम ले लो। बहुत अधिक आप उसके साथ, सरकार के साथ झगड़ा करेंगे तो 2000 रुपए क्विंटल का दाम देने को तैयार हो जाएगी। माने जिस कीमत पर आपकी कपास की फसल लग रही है वही कीमत आपको मिलेगी, मुनाफा कुछ नहीं होने देंगे आपको। तो आपकी जेब ही काट रहे हैं ना। या तो टैक्स लगाकर आपकी जेब काटें, या तो लगान वसूल कर आपकी जेब काटें, या फिर आपके ऊपर पाबंदी लगाकर आपके दाम तय करने की नीति सरकार अपने हाथ में ले ले और आपको मुनाफा नहीं होने दे। तो एक तरह का टैक्स ही है ये किसानों के ऊपर। और दूसरा तरीका क्या अपनाया हुआ है सरकार ने कि किसान जो कुछ पैदा करता है और बाजार में जब बेचने जाता है तो उसकी कीमत नहीं मिलती, उसका दाम उसको नहीं मिलता, और किसान जो कुछ बाजार से खरीदता है उसकी कीमतें लगातार बढ़ती चली जाती है। अपने खेती में डालने के लिए फर्टिलाइजर लेता है, खाद लेता है, अपने खेती में डालने के लिए कीटनाशक लेता है, अपने खेती में डालने के लिए बीज लेता है, अपने खेती में और कोई चीज इस्तेमाल करनी हो किसान को जो बाजार से खरीदनी पड़े, तो उन सब के दाम तो बढ़ते चले जाते हैं। 100% दाम बढ़ जाएगा, 200% दाम बढ़ जाएगा, 300% बढ़ जाएगा, 400% बढ़ेगा, 500% बढ़ेगा। लेकिन जो किसान बाजार में बेचने के लिए जाएगा कोई चीज, तो उसका दाम नहीं बढ़ता उस रेशियो में। तो हमेशा खेती घाटे का सौदा रहती है। खेती में जो लगाते हैं वो निकलता नहीं, और खेती में जितना लगाते हैं जब निकलता नहीं है तो किसान की खेती घाटे में आ जाती है। और जब घाटे की खेती करना किसान शुरू करता है तो कर्जदार होता है, कहीं ना कहीं से कर्ज लेता है, या तो साहूकार से ले या बैंकों से ले, और कर्जदार हो जाता है जब किसान, तो उसकी हालत और भी दयनीय हो जाती है। इस देश में ऐसी नियम और ऐसी व्यवस्थाएं चलाई गई हैं। और कर्जा लेकर जब किसान खेती करता है तो उसके क्या नतीजे निकलते हैं? पिछले साल आंध्र प्रदेश के 100 किसानों ने जो आत्महत्या की थी, वो सबसे बड़ा उदाहरण इस देश के सामने है। 100 किसानों ने बैंक से कर्जा लेकर कपास की फसल लगाई थी आंध्र प्रदेश में, और उस कपास की फसल को जब किसानों ने लगाया तो उस कपास की फसल पर कीड़ा लग गया, और कपास की फसल पर जब कीड़ा लगा तो कीड़े को मारने के लिए किसान दवा लेकर आए, और दवा अंग्रेजी कंपनी की थी, परदेशी कंपनी की थी। उस दवा को उन्होंने खेत में छिड़का। दवा पर जितने निर्देश लिखे हुए थे सब अंग्रेजी में थे, किसान अंग्रेजी पढ़ना जानते नहीं, तो दवा उन्होंने छिड़क दी खेत में, तो जो कपास की फसल बची हुई थी वो भी पूरी तरह से चौपट हो गई। और जब कपास की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई तो किसानों के पास कुछ नहीं बचा जो वो बैंकों को कर्जे के रूप में लिया था उसको वापस कर सके। बैंक वाले आए अपना कर्जा मांगने के लिए, किसानों के पास कुछ नहीं था देने के लिए, तो किसानों ने क्या किया कि जो कपास की फसल का कीड़ा मारने की दवा वो लेकर आए थे, वही दवा उन्होंने खुद पी और सब के सब मर गए। ऐसे किसान आत्महत्या करते हैं जब बैंक के कर्जे में कोई किसान फंसा है तो। और हिंदुस्तान में 45 करोड़ किसान छोटे किसान हैं जिनके पास 2 बीघा की जमीन है, 3 बीघा की जमीन है, 5 बीघे की जमीन है। ऐसे 45 करोड़ किसान हैं। जरा उनकी आप कल्पना तो करिए कि ये 45 करोड़ किसान आज की परिस्थिति में किस तरह से खेती करते होंगे और किस तरह से कर्जदार बनते होंगे। और इस देश में कभी कभी क्या होता है कि गांव का किसान कोई कर्ज ले लेता है, कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं होता, और कभी कभी वो कर्ज माफ कर दिया जाए तो पूरे देश में हंगामा हो जाता है
और हर साल हजारों करोड़ रुपए का माफ किया जाता है पैसा बड़े बड़े उद्योगों पर, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पर। इंडस्ट्रीज बैठ जाती हैं, उद्योग बैठ जाते हैं, उनके पैसे